बीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ककरही किशनपुर मॉडल रूम अम्बेडकर नगर के आज के वर्चुअल क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आया था 1882। हंटर कमीशन के बारे में बताने से पहले हम चर्चा करते हैं वुड के घोषणा पत्र 1854 के बारे में। वुड के आदेश पत्र 1854 चर्चा इसलिए करना अनिवार्य है क्योंकि हंटर कमीशन के पहले वुड डिस्पैच आया था, जिसको आधार मानकर ही हंटर कमीशन का गठन किया गया। अब वुड डिस्पैच में वुड ने जो अपनी संस्तुतियां सरकार को भेजी थी, उसको सरकार ने तो सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया, बशर्ते क्रियात्मक रूप में सरकार ने उसके लिए कोई ठोस पहल नहीं उठाया। ठोस पहल इसलिए नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वुड ने अपने आदेश पत्र में मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत करके और जन शिक्षा की बात कही, लेकिन जो है सरकार ने जन शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और दूसरी तरफ सरकार ने ये कहा सरकार ने क्या किया कि वुड के आदेश पत्र में ये कहा गया था कि जो है सहायता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करके सरकार कुछ शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उधर ईसाई मिशनरियां सोच रही थी कि सरकार जो है अनुदान प्रणाली का अनुसरण करके और विद्यालय खोलना बंद कर देगी, इसलिए जो है हमको एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा और हम विद्यालय खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के साथ साथ ईसाई मिशनरियां अर्थात मिशन स्कूलों की स्थापना करने वाले, ये दोनों ही सरकार से रुष्ट हुए। और जो है सरकार से रुष्ट होने के बाद जब 3 फरवरी 1882 को जब लॉर्ड रिपन जो है वायसराय होकर या लॉर्ड गवर्नर कहिए भारत आया, तो 3 फरवरी 1882 को इन ईसाई मिशनरियों का एक शिष्टमंडल जो है लॉर्ड रिपन के पास गया और भारतीय शिक्षा की जांच हेतु मांग की। अब मांग की तो लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, और इस नाम की वजह से ही इस कमीशन को हंटर कमीशन का नाम दिया गया। हंटर कमीशन में 20 सदस्य थे, जिसमें इन 20 सदस्यों में 7 भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे, और इनको जो है भारतीय शिक्षा की जांच का विषय क्या था कि वुड ने जो अपने आदेश पत्र में जो भी कहा था, क्या उसका सरकार ने पालन किया या नहीं, क्या क्रियात्मक रूप में आदेश पत्र की कौन सी चीजें लागू हो पाई हैं और कौन सी चीजें नहीं लागू हो पाई हैं। इसीलिए इन सब हंटर कमीशन का गठन किया गया। देखिए, अब बात करते हैं हम हंटर आयोग के कार्यक्षेत्र की, या हंटर आयोग को क्या चीज जांच करना था।
जांच क्या करना था उसमें देखिए नंबर 1 सबसे पहले कि हंटर कमीशन के लिए जो जांच का विषय था वो क्या था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। ये था पहला विषय। पहला विषय क्या था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है और विशेष ध्यान देने की वजह से प्राथमिक शिक्षा की कहीं उपेक्षा तो नहीं हुई। दूसरी चीज, दूसरा विषय क्या था कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? ये हमारा अर्थात हंटर कमीशन के जांच का दूसरा विषय था। दूसरा विषय क्या था कि क्या प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार को अब कुछ उपाय करने चाहिए और उपाय कौन से करने चाहिए। तीसरा विषय था कि क्या भारत में अब भी राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता है। राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता है। अर्थात तीसरा जांच का विषय क्या था कि क्या भारत में अब भी राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता है। इसके बाद फिर चौथा विषय था कि मिशन स्कूलों की भारत में क्या स्थिति है। यानी जो भारत में मिशन स्कूल स्थापित है उनकी कंडीशन क्या है भारत में। और पांचवा विषय है कि शिक्षा के प्रगति के लिए शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। ये 5 जो है हंटर आयोग का कार्यक्षेत्र था या कह सकते हैं जांच का विषय था। ये विषय क्या था? पहला विषय था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। दूसरा विषय था कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। और तीसरा विषय था क्या भारत में अब भी राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता है या नहीं।
चौथा कि जो भारत में मिशन स्कूल स्थापित किए गए हैं, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, क्या आप उनकी भारत में स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। दूसरी चीज, फिर अगला है कि शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए व्यक्तिगत कार्यों, अर्थात जो व्यक्तिगत प्रोत्साहन था, कहने का मतलब जो सरकार के अलावा जो व्यक्तिगत था, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। अब देखिए हम बात करते हैं हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों या सुझावों के बारे में कि हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो हंटर आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्न सुझाव दिए। किन क्षेत्रों में सुझाव दिए? पहला उसने सुझाव दिया प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। दूसरा सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में। तीसरा सुझाव दिया उच्च शिक्षा के संदर्भ में। चौथा सुझाव दिया स्त्री शिक्षा के बारे में। पांचवा क्षेत्र उसने चुना मुस्लिम शिक्षा को। फिर छठा क्षेत्र चुना हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। सातवां पर्वतीय एवं आदिवासियों की शिक्षा। आदिवासियों की शिक्षा। आठवां धार्मिक शिक्षा। मतलब पर्वतीय एवं आदिवासियों की शिक्षा, फिर इसके बाद धार्मिक शिक्षा, फिर जो है सहायता अनुदान प्रणाली। और फिर देसी पाठशालाएं। ये सभी क्षेत्र हैं जिनके बारे में हंटर कमीशन ने सरकार को अपना सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या करना सरकार को, माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या करना है, उच्च शिक्षा के बारे में क्या करना है, स्त्री शिक्षा के बारे में क्या करना है, मुस्लिम शिक्षा के बारे में, हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, पर्वतीय एवं आदिवासियों की शिक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या करना चाहिए, सहायता अनुदान प्रणाली के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, साथ ही साथ जो हमारी देसी पाठशालाएं हैं, जो भारत में निर्मित पाठशालाएं हैं, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हंटर आयोग के सुझाव है या सिफारिशें हैं, ये पूरी तरह से पुट डिस्पैच अर्थात पुट के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति है। बशर्ते फिर भी ये पुनरावृत्ति होते हुए भी इसने पुट के आदेश पत्र के बारे में जो सुझाव दिया है उसकी जांच के लिए सरकार को उसने पुट के आदेश पत्र की सिफारिशों में एक जान डाल दिया है। और यह भी कह सकते हैं कि यह पहला ऐसा आयोग है जिसने शिक्षा के किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, अर्थात शिक्षा के समस्त अंगों के बारे में चर्चा किया है या अपना सुझाव दिया है। रही बात अब इसके बारे में प्राथमिक शिक्षा के बारे में से लेकर के देसी पाठशालाओं के बारे में हंटर कमीशन ने
क्या कहा इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे।